नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टैब में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। हमारा चर्चा का विषय होगा जो एलाइड मेंस में हिंदी की परीक्षा होती है, उस परीक्षा की तैयारी किस प्रकार की जाए, क्या आपकी योजना होनी चाहिए। ये सारी की सारी चर्चा आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारी वीडियो से संबंधित हैं वो आपको समय समय पर मिल सके। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो विभिन्न पद निकाले हैं, इन पदों के लिए जो आवेदन उन्होंने जो सूचना जारी कर दी है, आवेदन की तिथि बता दी है कि 27 जनवरी तक आप इसके आवेदन कर सकते हैं। योग्यता क्या होगी, क्या क्या कौन कौन से विषय होंगे, परीक्षाएं किस प्रकार से होती है, सारी की सारी वीडियो जो है हमारे जो YouTube चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। उसमें आपको संपूर्ण जानकारी इन पदों से संबंधित, कितने पद हैं, किस किस जो पदों को किस तरह से बांटा गया है, ये सारी की सारी सूचना जो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे जो एलाइड में मेंस हिंदी का एग्जाम होगा, मेंस में हिंदी की परीक्षा होगी, उस परीक्षा की तैयारी किस प्रकार की जाए, हमारे पास योजना कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं अगर उसको योजनाबद्ध ढंग से करते हैं, हमारे पास एक योजना होती है, तभी उस कार्य को हम सफलता से पूर्ण कर सकते हैं। कार्य को सफलता से पूर्ण करने के लिए हमारे पास योजना होना अनिवार्य है। योजना होगी तो हमारा श्रम कम लगेगा, समय कम लगेगा, ठीक है, और अच्छे ढंग से हम जो अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो योजना होना अनिवार्य है। तो आज हम यही देखेंगे कि हमारे पास क्या योजना होनी चाहिए, किस प्रकार जो है हम इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से विषय आएंगे, उन विषयों की तैयारी किस प्रकार से की जाए। तो ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम देखिए, हमारे पास होता है जब भी कोई परीक्षा होती है तो उस परीक्षा में कौन कौन से विषय आते हैं, इन विषयों को जानने के लिए हमें सर्वप्रथम जो हमारे पास जो पिछले प्रश्न पत्र होते हैं उनको देखना होता है। हमारे पास सिलेबस होता है, ठीक है, सिलेबस होता है और दूसरा हमारे पास होते हैं जो परीक्षा पत्र होते हैं। जो पुराने हमारे पास जो परीक्षा पत्र होते हैं उनको देखकर हमें ये अनुमान होता है कि हमें कौन कौन से किस प्रकार के प्रश्न जो पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं, हमारे पास एक पिछला यहाँ पर एक परीक्षा, हमारे पास एक परीक्षा पत्र है, ठीक है, प्रश्न पत्र है। परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आया था तो वो प्रश्न पत्र हमारे पास है, तो उसमें कौन कौन से विषय पूछे गए थे। देखिए ये जो है 2019 का, ये हमारे पास जो 2019 का हमारे पास ये प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से विषय पूछे गए थे। देखिए सर्वप्रथम आपको पूछा गया था कि इसमें क्या होता है, आपको जो पहला प्रश्न आता है अंग्रेजी अवतरण का हिंदी में अनुवाद करना, ठीक है। अंग्रेजी आपको ये देखिए जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, अंग्रेजी आपको एक यहाँ पर एक अनुवाद के लिए एक अवतरण दिया जाता है, आपको उसको समझ कर उसको क्या करना होता है, ट्रांसलेट, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। आपको अंग्रेजी अवतरण का हिंदी में अनुवाद करना होगा, ठीक है। ये पहला प्रश्न होता है। तो ये जो पहला प्रश्न हमारे पास हुआ, उसके बाद जो दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जाता है वो होती है गद्यांश की व्याख्या, ठीक है। तो देखिए गद्यांश की व्याख्या हो गई, या फिर जो हम बात करें कि अंग्रेजी अवतरण का हिंदी में जब हम अनुवाद करेंगे तो इसके लिए आपको अंग्रेजी का भी ज्ञान होना अनिवार्य है। अंग्रेजी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से सेंटेंस, जो हमारे पास टेंसेस कौन कौन से होते हैं, टेंसेस को कैसे हम जो है ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उसके लिए जो आपको अभ्यास करना होगा, आपको विभिन्न प्रकार के जो हमारे पास जो भी आपको, जैसे आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो समाचार पत्रों में से आप क्या करें, वहां पर आप अंग्रेजी का समाचार पत्र पढ़ें, ठीक है, अंग्रेजी का समाचार पत्र पढ़ें, उसको प्रयास कीजिए, उसको आप जो हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास कीजिए। कोई भी एक पैराग्राफ उठाइए, उसको हिंदी में उसको परिवर्तन करने का जो है प्रयास करें, ठीक है।
उसके बाद देखिए हमारे पास क्या होता है, गद्यांश आता है। आपको एक गद्यांश दिया जाता है, उसको आपको क्या करना होता है, उसकी व्याख्या करनी होती है। व्याख्या करनी होती है कि जो गद्यांश है किस विषय से संबंधित है, इसका शीर्षक क्या हो सकता है। ऐसे जो मतलब शीर्षक इसका आपको अपने मन में, अगर मन में आपको उसका शीर्षक बना लेना होता है कि ये किस विषय पर आधारित है, इसका शीर्षक क्या हो सकता है, उस पर आधारित जो आपको क्या करना होता है, इसको अपने जो शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, अपने शब्दों में, अर्थात कि जो पूरे का पूरा जो भी जिस भी विषय से संबंधित जो अवतरण होगा, ये आपके पास जो भी गद्यांश होगा, इसको आपको क्या करना होगा, अपने शब्दों में व्याख्या करके लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या आता है कि आपको क्या होता है, एक विषय पर क्या करना होता है, निबंध लिखना होता है। 1000 शब्दों में, 1000 शब्दों में आपके पास एक निबंध होता है, उस निबंध को आपको लिखना होता है। निबंध के लिए आपको विभिन्न प्रकार के विषय दे दिए जाते हैं। उन विषयों पर आपको जो है किसी भी एक विषय को चुन उसमें अपने विचारों को लिखना होता है। किस प्रकार, जो जैसे कि यहाँ पर राष्ट्र निर्माण में युवा वर्ग का योगदान, युवा वर्ग का योगदान आपको बताना है कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवा वर्ग का क्या योगदान हो सकता है, राष्ट्र निर्माण में युवा क्या कर सकता है, क्या कर रहा है और क्या करना, और उसको क्या नहीं कर रहा है, क्या उसको करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हम इसमें जो बता सकते हैं। तकनीक की दुनिया में खो रहा बचपन, आज की जो तकनीक है उसमें बचपन किस प्रकार से खो रहा है, देखिए इसको हमने लिखना होता है अपने शब्दों में। कि आज जो, जैसे कि आज देख रहे हैं हम कि टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तकनीकी साधनों का विकास हो रहा है, मोबाइल फोन, टैबलेट्स हमारे पास हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ये सारे के सारे जो तकनीकी साधन है, इनके कारण जो आज का बचपन है वो किस प्रकार से खो रहा है। बच्चे किस प्रकार जो अपने जो प्राचीन खेलों को, जो पहले जो खेल खेले जाते थे, जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, ये टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, उस समय जो बच्चे थे, छोटे बच्चे किस प्रकार से जो बाहर खेलते थे और खेलने से कैसे उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता था। और आज के समय में देखिए कि क्या है, बच्चे जो हैं इन तकनीकी साधनों के बीच में फंस के रह गए हैं। उनका दायरा सीमित हो गया है, घर के अंदर बस गेम्स खेल रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। आप सबने देखा होगा जिनके घर में छोटे बच्चे हैं कि किस प्रकार से मोबाइल्स की उनको लत लग चुकी है, मोबाइल फोन की उनको लत लग चुकी है, जिसके कारण वो बाहर की दुनिया से कटते जा रहे हैं। प्राकृतिक जो वातावरण है, प्राकृतिक सौंदर्य से वो कटते जा रहे हैं और उससे उनके शारीरिक, मानसिक किस प्रकार से जो ये तकनीकी साधन उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार से हानि पहुंचा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो आप इसमें आपको लिखनी होगी। ठीक है, उसके बाद वर्तमान भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों का पतन, किस प्रकार से नैतिक मूल्यों का पतन हुआ। ठीक है, तो ये सारी की सारी की नैतिक मूल्यों, वर्तमान भारतीय समाज में नैतिकता किस प्रकार से खत्म होती जा रही है, नैतिक मूल्य किस प्रकार से खत्म होते जा रहे हैं, ये सारे के सारे जो चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, उसके बाद वैश्विक आतंकवाद, जो आतंकवाद किस प्रकार से जो हमारे, जो पूरे हमारे नहीं पूरे विश्व स्तर पर किस प्रकार से वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये आतंकवाद क्या है, आतंकवाद को कैसे रोका जा सकता है। कभी भी जब भी आप निबंध लिखेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, अगर कोई जैसे कि आतंकवाद है तो आतंकवाद को क्या कारण है जो आतंकवादी इतने बढ़ रहे हैं, कारण क्या है, और आतंकवाद पर किस प्रकार से नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये चीज भी आपको लिखनी होती है वहां पर। पहले आप समस्या बताएंगे, समस्या किस कारण से हो रही है, उसके बाद समस्या को किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है, क्या जो हम कदम उठा सकते हैं, सरकार क्या नीति अपना सकती है, किस प्रकार से जो आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है या किसी समस्या को खत्म किया जा सकता है। ये आपको हर एक पक्ष को इसमें लिखना होता है। ठीक है, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, ये सारे के सारे जो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको गद्यांश यहाँ पर एक निबंध आ जाएगा। ठीक है, निबंध के बाद देखिए आपको यहाँ पर आता है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध शब्द लिखिए। अब व्याकरण, यहाँ पर आपका व्याकरण शुरू हो गया। ठीक है, वो भी व्याकरण के अधीन ही आता था। पहले आपको निबंध लिखना है, ट्रांसलेशन करनी है, निबंध लिखना है, व्याख्या करनी है गद्यांश की। ठीक है,
कई बार पद्यांश की व्याख्या भी आपको आ जाती है। तो जिस अनुसार उसमें क्या होनी चाहिए, आपकी भाषा शैली, आपकी जो लेखन कौशल अच्छा होना चाहिए, आपको शब्द भंडार आपके पास होना चाहिए, अच्छे शब्दों का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है व्याख्या अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यास आप करेंगे, हिंदी की जो अलग अलग जो हिंदी से संबंधित कहानियों की किताब पढ़ सकते हैं आप, हिंदी से जो संबंधित जैसे हिंदी का समाचार पत्र पढ़ें, अलग अलग शब्द, जो शब्द आपको कठिन लगता है उस शब्द का अर्थ देखें, पर्यायवाची देखें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उसके बारे में भी। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको लिखने होते हैं, आपको अशुद्ध शब्द यहाँ पर उन्होंने बोला है कि शुद्ध शब्द लिखिए, शब्दों में से शुद्ध रूप, इसमें से जो भी यहाँ पर आपको गलत शब्द दिए गए हैं, ठीक है, इनको आपको क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। उनकी वर्तनी यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी है, उनकी शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि आपको अशुद्ध, यहाँ पर एक गद्यांश दे दिया गया है। ठीक है, इस गद्यांश में से आपको क्या करना है, अशुद्ध शब्दों को यहाँ पर चुनकर आपको बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि प्रवर्तक यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है, मौर्य गलत लिखा गया है, और भी जैसे इसमें कई आपको शब्द गलत मिलेंगे, उन शब्दों को यहाँ पर जो उनकी वर्तनी शुद्ध करके हमें लिखनी होती है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए आपके पास जो यहाँ पर आता है मुहावरे। ठीक है, मुहावरों के अर्थ लिखकर आपको क्या करना होता है, उनका वाक्य बनाना होता है। ठीक है, तो मुहावरे के लिए, अर्थों के लिए आपको मुहावरे पढ़ने पड़ेंगे। मुहावरों को जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तब क्या होगा कि आपको इन मुहावरों के बारे में ज्ञान होना जो है आरंभ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आता है कोष्टक में दिए गए वाक्य के प्रकार अनुसार वाक्य में परिवर्तन। यहाँ पर आपको बता दिया जाता है वाक्यों में क्या क्या परिवर्तन करना है। ठीक है, क्या शीला अध्यापिका है तो इसको विधानवाचक अर्थात साधारण वाक्य में परिवर्तन करना है। क्या शीला अध्यापिका है, शीला अध्यापिका है, साधारण वाक्य में। इसी तरह से हर एक वाक्य को शाम को बाजार चले जाना, शाम को बाजार मत जाना। ठीक है, तो ये क्या है कि आपको जो जिस प्रकार से आपको यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, निर्देश अनुसार आपको वाक्य में परिवर्तन करना है। आज धूप नहीं निकलेगी तो संदेहवाचक शायद आज धूप नहीं निकलेगी। ठीक है, शायद आज धूप ना निकले या शायद आज धूप नहीं निकलेगी। इसी प्रकार से आपको संकेतवाचक ये जो वाक्यों में परिवर्तन करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको आता है विशेषण शब्द बनाएं। आपको शब्द दे दिए जाते हैं, उनके आपको विशेषण शब्द बनाने होते हैं। ठीक है, तो विशेषण शब्द बनाने होते हैं, ये आपको आता है। इसमें से निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद, आपको संधि विच्छेद आएगा। संधि विच्छेद आपको शब्द दे दिए जाएंगे, उनका संधि विच्छेद आपको करना होता है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक शब्द में आए दो दो उपसर्ग, मतलब आपको क्या करना है, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग आते हैं, आपको क्या करना है, इनमें से उपसर्गों को पहचान के लिखना है। प्रत्यागमन, प्रत्यगमन, अब इसमें से उपसर्ग कौन सा है, निर्विकार, निविकार। ठीक है, तो निर्विकार, निर्विकार, तो नी जो यहाँ पे निविकार है, इसका निर्विकार, निर यहाँ पर जो हमारे पास उपसर्ग हो गया। ठीक है, समान अनुपात, तो यहाँ पर हमारे पास शब्द है समानुपात, तो समान धन अनुपात, तो समान अनुपात। ठीक है, तो इसमें से उपसर्ग बताना है। सदाचार, ठीक है, सदाचार में से कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, उसमें से सुविख्यात, सुविख्यात, सु धन विख्यात, तो इसमें से उपसर्ग सुविख्यात, तो सु यहाँ पर जो हमारे पास उपसर्ग है। तो इस तरह से आपको उपसर्ग पहचान कर इसमें से लिखने होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात होगी कि हमें परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आएगा, उस प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको मतलब जो हम बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, आपको कौन कौन से विषयों से प्रश्न पूछे गए हैं। आपको अंग्रेजी अवतरण का हिंदी में अनुवाद, एक तो कि आपको क्या करना है, अंग्रेजी अवतरण का हिंदी में अनुवाद। ठीक है, ये पहला प्रश्न आपको होगा। ठीक है, तो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके लिए आपको अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का, अंग्रेजी भाषा में टेंस कौन से होते हैं, कौन कौन से, पास्ट टेंस का क्या नियम है, प्रेजेंट टेंस का क्या रूल है, फ्यूचर टेंस का क्या रूल है, पास्ट कंटिन्यूज, फ्यूचर कंटिन्यूज, पास्ट इंडेफिनेट,
ठीक है। ये सारे के सारे जो आपको इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, रूल क्या होते हैं, फिर उसको हिंदी में आपको यहाँ पर परिवर्तन करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको अभ्यास करना होगा। अभ्यास किस प्रकार से करना है, अब बात आती है, देखिए अभ्यास करने के लिए आप इंटरनेट से कोई भी जो अनुवाद के लिए एक पैराग्राफ ले सकते हैं, पैराग्राफ लीजिए, ठीक है। पैराग्राफ लेकर उसको आप अनुवाद करें, ठीक है, अपने हाथों से लिखें, उसको अनुवाद करें और फिर उसका आंसर देखें, उसको ट्रांसलेट करके देखें कि कंप्यूटर और आपके जो इंटरनेट के थ्रू आपने कन्वर्ट किया है तो उसको आप मैच कर सकते हैं, कि देख सकते हैं हमारी गलतियां कहाँ पे आई हैं। उन गलतियों को दिमाग में बिठाना है आपने, कि दोबारा से इस प्रकार की गलती ना हो। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपको ये अनुमान होता जाएगा कि हमें किस प्रकार से अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करनी है, ठीक है। एक तो ये हो गया कि आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आप जो है इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। दूसरा कार्य आप क्या कर सकते हैं, दूसरा कार्य जैसे कि मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर्स, ठीक है। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर, आपको क्या करना है, अंग्रेजी का न्यूज़पेपर लीजिए, ठीक है। अंग्रेजी का न्यूज़पेपर लें, उसमें से कोई भी आप एक पैराग्राफ उठाएं, उस पैराग्राफ को आपको क्या करना है, फिर उसको उस पैराग्राफ को आप क्या करें, अपनी कॉपी पे लिखें, ठीक है। कॉपी पे लिखें। देखिए अब लिखना क्यों है, क्योंकि आपका लेखन कौशल विकसित हो सके, आपको लिखने की प्रैक्टिस हो, क्योंकि जो ये सारी परीक्षा होगी ये क्या होगी, आपको यहाँ इसमें बहुत ज्यादा लिखना होगा। जैसे कि आपको पता है कि निबंध 1000 शब्दों का निबंध आएगा, व्याख्या आएगी, ट्रांसलेशन आएगी, मतलब सारे का सारा लिखने का कार्य है। तो लिखने का कार्य ज्यादातर परीक्षाएं कौन सी, ऑब्जेक्टिव टाइप होती हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाओं से ये विद्यार्थियों में कमी आ चुकी है कि वो लिख नहीं पाते, लिखने की हमारी गति कम होती है। अगर लिखने की गति हमारी कम होगी तो हमारा समय पर जो है पेपर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो हम पूर्ण विषय नहीं कर पाएंगे। उसके लिए लेखन का अभ्यास आपको होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। उसके लिए आप पहले अंग्रेजी के लाइनों को लिखें, उसके बाद हिंदी में अपने अनुसार उसका परिवर्तन करें और फिर जो क्या है उसको देखें। चाहे अपने अध्यापक को आप दिखा सकते हैं, इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं, या फिर जो उसी को हिंदी न्यूज़पेपर में देखें, उसी समाचार को हिंदी न्यूज़पेपर में देखें और वहां पर कैसे परिवर्तन किया गया है, किस प्रकार से ट्रांसलेट किया गया है। इस प्रकार से आप पैराग्राफ ट्रांसलेशन का आप क्या कर सकते हैं, जो आप अपनी जो अभ्यास कर सकते हैं। और ज्यादातर जो इसमें क्या होता है कि ये जो ट्रांसलेशन ये जो निबंध होते हैं ज्यादातर जो क्या होते हैं तत्कालीन परिस्थितियों पर भी आधारित होते हैं, ठीक है। कि तत्कालीन परिस्थितियों पर, जैसे हमने देखा था अभी आतंकवाद जो तत्कालीन जो एक समस्या है, ठीक है, उस पर आधारित था। तकनीकी साधनों के कारण खोता बचपन की, बचपन किस प्रकार खोता जा रहा है, ये भी तत्कालीन समस्या है। तो ये चीजें देखने को आपको मिलती है। इससे क्या होगा कि जब आप समाचार पत्र पढ़ेंगे इंग्लिश में, हिंदी में, तो आपका शब्द भंडार भी बढ़ेगा और ऐसे जो निबंध हैं आप उनके बारे में जब आप समाचार देखेंगे, समाचार पढ़ेंगे, तो समाचार पढ़ने से आपका ज्ञान वृद्धि होगी। ज्ञान वृद्धि होगी तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई भी निबंध आता है कि विषय पर आधारित होगा, तत्कालीन विषय पर, तत्कालीन समस्या पर आधारित होगा, तो आप उससे संबंधित जो है सारे का सारा अच्छे से निबंध लिख सकते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। तो इससे आपकी क्या होगी कि यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी का आपने जो ट्रांसलेशन भी सीखा, छोटी छोटी ट्रांसलेशंस, आप 10th की ग्रामर ले सकते हैं, ठीक है। 10th की ग्रामर ले लें आप, ठीक है। CBSE की 10th की ग्रामर ले लें, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप +2 की ग्रामर ले लें, कोई भी ग्रामर आप जिसमें ट्रांसलेशन आपको मिलती है, ग्रामर की बुक ले लें, या आपको ग्रामर की और बुक्स हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको नालंदा पब्लिकेशंस की अच्छी बुक्स मिल जाती हैं ग्रामर के लिए। और भी जो बुक्स हैं आपको ग्राम व्याकरण से संबंधित जो आपको बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो उनको आप ले सकते हैं, कोई भी अच्छी सी ग्रामर की बुक लेके उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको देखें और आप उसमें से अच्छे से तैयारी करें। उसमें आपको जो है ऐसे पैराग्राफ दिए जाते हैं, उसको ट्रांसलेशन करके बताया जाता है, तो आपकी उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो इंटरनेट तो है, इंटरनेट से आप कोई भी अंग्रेजी का पैराग्राफ लीजिए, उसको पहले लिखिए, फिर उसको बाद गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर लीजिए और फिर देखिए आपका और उसका कितना अंतर है, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप जो है अंग्रेजी अवतरण का हिंदी में अनुवाद जो है अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे जो आपको पूछा जाए गद्यांश की व्याख्या, तो गद्यांश की व्याख्या के लिए क्या होना चाहिए? गद्यांश व्याख्या के लिए आपको लिखना होगा कि किस प्रकार से, जो पहले आप गद्यांश पढ़ेंगे, गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको ये समझने का प्रयास करना है कि जो गद्यांश है किस चीज पर आधारित, किस विषय पर आधारित है। ठीक है, फिर उसको आपको क्या करना होता है, उसको अपनी जो शब्दों में लिखना होता है, शब्दों में लिखना होता है। अर्थात जो गद्यांश जो है, आपको ये नहीं कि उसको आप सारी की सारी अपने शब्दों में, गद्यांश में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे जो उसमें दिए गए हैं, परंतु उसमें उन विचारों को थोड़ा और सरलता से वहां पर आप रखेंगे कि उस गद्यांश से आप क्या समझे हैं, किस विषय पर आधारित है। ठीक है, वो वहां पर आपको व्याख्या करनी होती है। तो इसके लिए भी गद्यांश की व्याख्या के लिए आपको क्या है कि आप कोई भी एक जैसे कि कोई भी ग्रामर उठाएंगे या फिर कोई भी जैसे कि जो हमारी साहित्यिक संबंध, जो साहित्य से संबंधित पुस्तकें होती हैं उनको आप लेंगे, उनमें से पैराग्राफ उठाएंगे और उसकी व्याख्या करने का अभ्यास कीजिए, व्याख्या किस प्रकार की जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी है। व्याख्या का जो गद्यांश व्याख्या की अभ्यास करना है, अपने विचारों को किस प्रकार आप रख सकते हैं। जितना ज्यादा आप गद्यांश लीजिए, उसको रोज के, देखिए आपको क्या करना होता है, एक पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। अभी आप आगे बात करते हैं। ठीक है, कैसे आपको जो तैयारी करनी है। उसके बाद काव्यांश की व्याख्या, काव्यांश की व्याख्या के लिए कविताएं लीजिए। ठीक है, कविताएं आपको आती हैं तो कविताएं, आपको कविता लीजिए, कविता को किस प्रकार से आप अपने शब्दों में लिखेंगे, सरलता से किस प्रकार से। हम जो है छोटी कक्षाओं में 10वीं में, 9वीं में, +1 +2 में हमने हिंदी में क्या है कि आपने देखा होगा कि हमने व्याख्याएं की, हमें कविताएं आती थी, कविता को कैसे प्रसंग लिखते थे हम उसका, उसके बाद ठीक है फिर हम क्या करते थे, व्याख्या लिखते थे, उसमें कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखते थे। तो ये सारे के सारे विधि है, आप उस इसके लिए ठीक है आपको जो है विस्तार से जो इसके बारे में जो है बताया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारा जो सिविल स्टैप में जो कोर्स चलता है, HP अलाइड का हमारा जो बैच चल रहा है, ऑनलाइन बैच चल रहा है, ऑफलाइन बैच चल रहा है, उसमें आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको जो विस्तार से बताया जाएगा कि व्याख्या किस प्रकार से की जाती है, व्याख्या के क्या क्या नियम है, ठीक है, किस प्रकार से विषय को समझना है हमने, ये सारी सारी चीजें उसमें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर मिल जाएगा, उस फोन नंबर पर आप संपर्क कर जो है सूचना प्राप्त कर सकते हैं किस प्रकार से आपको जो है ये बैच को ज्वाइन करना है। और उसमें आपको नोट्स भी दिए जाते हैं जिससे कि आपको ये जो विषय है उस पर आधारित जो आपको वहां पे उदाहरणों के सहित आपको समझाया जाएगा। ठीक है, नहीं तो गद्यांश की व्याख्या के लिए हमारे पास सिविल स्टैप के नोट्स भी हैं, नोट्स से आपको वहां पर समझ आ जाएगी। ठीक है, हर विषय संबंधित नोट्स जो है आपको सिविल स्टैप की ओर से मिल सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए भी इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। ठीक है, गद्यांश तो कहीं भी मिल जाता है, गद्यांश लीजिए, उसकी व्याख्या जो आप अपने शब्दों में कीजिए, फिर देखिए सॉल्व्ड आपको जो अलग अलग प्रश्न पत्र, जो जरूरी नहीं कि आप HP अलाइड से संबंधित क्वेश्चन पेपर देखें, और भी जो PGT के, TGT लेवल के, आप TGT लेवल के देखिए, उसमें एग्जाम जो प्रश्न पत्र उठाइए, सॉल्व्ड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उत्तर सहित। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें देखेंगे कि कविताओं की किस प्रकार से व्याख्या की जाती है, किस प्रकार से आपको जो गद्यांश की व्याख्या करनी है, वहां से भी आप जो है सूचनाएं जो है ज्ञान ले सकते हैं कि किस प्रकार से हमें जो गद्यांश व्याख्या करनी है। काव्यांश की व्याख्या होगी, गद्यांश की व्याख्या होगी, किसी एक विषय पर निबंध। ठीक है, तो विषय पर निबंध लिखने के लिए आपको, जैसे कि मैंने बोला, तत्कालीन परिस्थितियों का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। इसके लिए समाचार पत्रों को पढ़िए। ठीक है, अंग्रेजी के समाचार पत्रों को पढ़िए, हिंदी के समाचार पत्रों को पढ़िए, जो आज की तत्कालीन समस्या, राजनीतिक समस्याएं, ठीक है, जो राजनीतिक समस्याएं, उन पर जो सामाजिक समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्या चल रही है। ठीक है, तो खेल जगत से संबंधित जो खेल जगत से संबंधित जो भी समाचार हैं उनको पढ़िए, ताकि इनसे संबंधित ही आपको यहाँ पर विषय आता है तो उन विषयों को आप अच्छे से लिख सकें। तो इसके लिए आपके पास जो है सूचनाएं होना बहुत अनिवार्य है। अगर सूचनाएं होंगी तो हम क्या करेंगे, निबंध में
जो भी चीजें हम लिखेंगे, देखिए निबंध में क्या होता है, हम जो भी चीज लिखते हैं तो उससे संबंधित हमें, अगर हम उससे संबंधित कोई, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रीय नीति हमारे पास आ गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे पास आ गई जो, या फिर शिक्षा नीति 2000, जैसे कि अभी नई शिक्षा नीति, ठीक है, नई शिक्षा नीति का आपको निबंध आ गया। तो नई शिक्षा नीति कब लागू हुई, पुरानी शिक्षा नीति क्या थी, ठीक है, कब लागू हुई पुरानी शिक्षा नीति, उसमें परिवर्तन कब हुआ, तो उसमें आपको वहां पर दिनांक देने होते हैं, समय देनी होती है। तो उसके बारे में जब आपको पूर्णतः सटीक ज्ञान होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, वहां पर दे सकते हैं, वहां पर सूचना दे सकते हैं। जनसंख्या से संबंधित कोई निबंध आ गया तो कितनी जनसंख्या है, ठीक है, ऐसे जो भी निबंध आते हैं जब आप उसमें क्या करते हैं, जैसे आप डाटा देते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि जो भी आप सूचना देंगे उनके तथ्य वहां पर लिखेंगे, प्रमाणिक तथ्य वहां पर प्रमाण देंगे, इन तथ्यों का जो भी आप बात कर रहे हैं उसका प्रमाण देंगे, तो आपको वहां पर अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो प्रमाण आप कब दे पाएंगे, जब आपने उन सूचनाओं से संबंधित जो उस समस्या से संबंधित आपके पास सूचना है। जब आपके पास सूचना होगी तभी क्या होगा कि आप जो है, जो कोई भी आप वहां पर अगर दे रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, तो उसका साथ में प्रमाण दे देंगे, ठीक है, कि जो भी चीजें आपने करनी है, जो भी आपने वहां पर चीजें लिखनी है, तो उसका प्रमाण आपने अवश्य देना है, ठीक है, कि प्रमाण अर्थात वहां पे जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे ग्राफ हो गया आपके पास, ठीक है, या फिर वहां पे जो हम डेट्स लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि दिनांक जो है, ये शिक्षा नीति, पुरानी शिक्षा नीति कब किस सन में लागू हुई थी, नई शिक्षा नीति किस सन में लागू हुई, ठीक है, किसने लागू की, उसका नाम क्या था, किन कारणों से शिक्षा नीति लागू की गई, क्या क्या परिवर्तन आए, ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पर बताना होता है। तो उसके लिए आपको जो है शिक्षा नीति से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। और शिक्षा नीति संबंधित ज्ञान कहाँ से मिलेगा आपको, समाचार पत्रों से, ठीक है, समाचार पत्रों से, इंटरनेट से सूचनाएं आपको प्राप्त करनी होगी। इसी प्रकार से हर एक निबंध के हर एक विषय को आपको क्या करना है, अलग अलग विषयों को आपको जो है सूचनाएं लेनी, जितना ज्यादा हो सके आपको सूचनाएं लें, इधर उधर से ज्ञान प्राप्त करें, ताकि आपको तत्कालीन समस्या से संबंधित कोई भी अगर पूछा जाता है निबंध तो आप उस निबंध को अच्छे से लिख सकें, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जैसे शब्दों का शब्द रूप लिखना हमारे पास आया था, शब्दों का शब्द रूप लिखना हमसे पूछा गया था, ठीक है, शब्दों का शुद्ध रूप कैसे लिखा जाएगा, शब्द हमारे पास उसका शुद्ध रूप कैसे लिखेंगे, तो वो जब आप अपना लेखन कौशल आप विकसित करेंगे, ठीक है, कि आप जो भी चीज लिख रहे हैं उसको स्वयं जांचेंगे या अपने अध्यापक से बोलेंगे जांच करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, आपकी त्रुटियां बताएंगे, तब आपको वहां से ये ज्ञान होगा कि हमारी जो क्या त्रुटि थी, ठीक है। कई शब्द जो हम गलत लिखते हैं, उनका उच्चारण गलत करते हैं, उनका शुद्ध उच्चारण किस प्रकार से होगा, उसका शुद्ध उच्चारण पता होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण अगर हम करेंगे तो हम शुद्ध लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, आप जो वर्तनी का शुद्ध रूप देखना है। व्याकरण में भी आपको उदाहरणों सहित वहां पर क्या है, किसी भी, जैसे कि मैंने बोला, कोई भी व्याकरण की आपने क्या करना है, कोई भी व्याकरण की आपने एक पुस्तक ले लेनी है, ठीक है, व्याकरण की कोई भी पुस्तक लें, उसमें शुद्ध अशुद्ध रूप वहां पे वर्तनी आती है, ठीक है, शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी, वर्तनी से संबंधित प्रश्न आपसे वहां पर बताए जाते हैं, उनके अशुद्ध वर्तनी भी बताई जाती है, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको बताई जाएगी अशुद्ध वर्तनी, ठीक है, अशुद्ध वर्तनी, और उसको शुद्ध करके कैसे लिखा जाता है वो भी आपको वहां पर बताया जाता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों को देखें, उनको लिखें, ठीक है, और पहले पढ़ें फिर लिखें। आप शब्दों को लिख लें गलत, फिर उसको सही करके लिखें, ठीक है जी। तो अभ्यास करेंगे आप जितना, अनुच्छेद में आए शब्दों का शुद्ध रूप, जैसे अनुच्छेद शुद्ध रूप, जब वर्तनी शुद्धि आप पढ़ेंगे विषय, तो उसमें आपको शुद्धि के नियम पता लग जाएंगे, किस प्रकार से शुद्धि की जाती है। वर्तनी शुद्धि में क्या क्या किया जाता है, वाक्य परिवर्तन, ठीक है, वाक्य परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है, वाक्य क्या होता है, वाक्य में परिवर्तन किस प्रकार से आता है, ठीक है, इसके कौन कौन से नियम है। जब व्याकरण में विस्तार से आप पढ़ेंगे तब आपको ये चीज वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। वाक्य परिवर्तन हो गया, विशेषण शब्द बनाना, जैसे कि हमने बात की थी, संधि विच्छेद हो गया, उपसर्ग हो गए, तो ये सारे के सारे विषय जो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे विषय हो गए। अब आपने व्याकरण की जो पुस्तक लेनी है, जो भी पुस्तक आप लेंगे, ठीक है, जो भी पुस्तक आप लेंगे उस पुस्तक में कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं,
जरूरी नहीं है कि जो परीक्षा में जिन विषयों पर हमने अभी चर्चा की वही सारे के सारे। देखिए, एक आपको सर्वप्रथम जो गद्यांश, आपको जो ट्रांसलेशन वो आएगा, उसके बाद जो आपको गद्यांश की व्याख्या आती है, कई बार काव्यांश की व्याख्या भी डाल देते हैं, ठीक है, कि परिवर्तन कर देते हैं परीक्षा में कुछ प्रश्नों में, ठीक है, कविता की व्याख्या करने के लिए देते हैं, ठीक है, काव्यांश, गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या करने के लिए, जरूरी नहीं कि गद्यांश ही दे, पद्यांश की व्याख्या करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले प्रश्न तो आएंगे। आगे जो हमने व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे हैं, व्याकरण संबंधित प्रश्न हैं, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कई बार क्या है कि पिछले, अगर आप पिछले हमारे PYQs देखेंगे हिंदी के, उसमें क्या है कि आपको कहीं पर उन्होंने जो है, जैसे कि संधि है एक विषय, ठीक है, जो आपको क्या है कि संधि कहीं पे पूछी गई है, कहीं पर नहीं पूछी गई है। आपको समास, ठीक है, कहीं पर समास जो आपके जो पिछले प्रश्न पत्र है उसमें समास नहीं पूछा गया, परंतु महत्वपूर्ण विषय आपको हो सकता है कि समास बाद में पूछा जा सकता है। तो आपको यही नहीं कि जो PYQs में जो आपको विषय दिए गए हैं सिर्फ उन विषयों को ही आपने पढ़ना है, उसके अतिरिक्त कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं। व्याकरण की पुस्तक लेंगे, व्याकरण की पुस्तक में आपको कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। सर्वप्रथम आपको पढ़ना है हिंदी वर्ण, स्वर व व्यंजन। हिंदी वर्ण, स्वर और व्यंजन। आप बोलेंगे स्वर और व्यंजनों का तो हमें पता है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, परंतु इसके साथ साथ देखिए और भी कितना कुछ होता है। स्वर, हिंदी वर्ण, जब हम हिंदी वर्ण पढ़ेंगे, हिंदी वर्ण में स्वर और व्यंजन में देखिए मूल व्यंजन कितने होते हैं, स्वर वर्ण कितने होते हैं, अयोग वाह कौन से होते हैं, कितने होते हैं अयोग वाह, ठीक है, अतिशिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न, ये जो सारी ये जो विषय आपको पढ़ने हैं व्याकरण में, ठीक है। उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, हर्षव स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, प्लुत स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन के प्रकार कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, अंतसत व्यंजन कौन से हैं, उसके बाद ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। तो ये सारे के सारे स्वर व व्यंजन का जो आपका विषय दिया जाता है व्याकरण में, उसमें आपको ये सारे के सारे विषय मिलेंगे, ठीक है। उसमें आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से ये चीजें क्या होती हैं, और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए विषय, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये विषय आपको पढ़ना है, ठीक है। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ, दंत, कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन, दंतों की सहायता से, ओष्ठों की सहायता से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, ठीक है। मूर्धा के सहायता से, ठीक है, कौन से स्वर बोले जाते हैं, कौन से व्यंजन बोले जाते हैं। तो ये सारे के सारे जैसे स्वर और व्यंजन को किस प्रकार से बांटा गया है, कंठ्य व्यंजन, तालव्य, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ, दंतोष्ठ और अनुनासिक, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें व्याकरण में आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद हिंदी भाषा के शब्द, ये विषय आपने पढ़ना है। तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव कौन से, देशीज विदेशीज, तो ये विषय भी आपको पढ़ना है। इससे संबंधित प्रश्न भी हो सकता है कि आपको देशी शब्द वहां से पूछ लिया जाए, कि शब्द दे दिए जाए उसमें से पूछ लिया जाए कि इसमें से देशीज शब्द, तत्सम शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द जो है, इन शब्दों को छांटिए। तो आपको वहां पर पता होना चाहिए कि संकर शब्द कौन सा होता है, विदेशी देशीज कौन सा होता है, तद्भव कौन सा होता है, तत्सम कौन सा होता है। तो ये विषय भी आपको वहां पर पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा है, कुछ भी वहां पे परिवर्तन किया जा सकता है, परीक्षा में कुछ और विषय भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जो महत्वपूर्ण विषय हैं इनके बारे में ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको आपने इसको भी पढ़ना है आपने। उसके बाद हमारे पास पर्यायवाची आते हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द भी आपने पढ़ने हैं। पर्यायवाची शब्द आप देखिए, पर्यायवाची शब्द जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या होता है, जब हम गद्यांश की व्याख्या करते हैं या फिर हमारे पास क्या होता है, काव्यांश की व्याख्या के लिए पूछ लिया जाता है, या काव्यांश को जो काव्यांश दिया जाता है, काव्य की पंक्तियां दी जाती हैं, उनको हमने जो सरल शब्दों में लिखना होता है, तो वहां पर हमें क्या होता है कि पर्यायवाची काम आते हैं। पर्यायवाची शब्द से जैसे कि वहां पर कोई, जैसे मान लीजिए वहां पर पूछ लिया गया है, वहां पे भानु शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, भानु, या फिर सूर्य शब्द है, ठीक है, भास्कर शब्द का, जैसे कि ये जो भास्कर शब्द है इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो भास्कर शब्द, ये जो शब्द है, ठीक है, तो
आप जैसे वहां पर दे दिया गया है, आप सूर्य शब्द वहां पे दिया गया है कविता में, तो आप उसकी जगह भानु लिखकर भी व्याख्या कर सकते हैं, या भानु दे गया है तो वहां पर सूर्य लिखकर भी व्याख्या कर सकते हैं। तो अगर आपको पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान होगा तब आपको क्या करना होता है, व्याख्या करते समय जो शब्द दिए गए उनका पर्यायवाची प्रयोग कीजिए, और क्या कीजिए, अपनी बात को आप जो सरल शब्दों में तभी बता सकते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है, लेखन कौशल आपका विकसित करेगा। पर्यायवाची शब्द आपको जो काम आएंगे, कहाँ पर, जब आप क्या करेंगे, जब आप निबंध लिखेंगे, निबंध में भी काम आते हैं। जब आपको मान लीजिए दिमाग में क्या है, कोई शब्द नहीं आ रहा, तो उसके स्थान पर, या फिर आपको कोई शब्द लिखने में कठिनाई आ रही है, उसके आपको वर्तनी नहीं आती है, तब वहां पर आप पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची जो है इसको भी आपने वहां पर जो है पर्यायवाची जो है विषय इसको भी पढ़ना है, विलोम शब्द को पढ़ना है। ठीक है, शब्द युगम को पढ़ना है। शब्द युगम एक जैसे, जैसे अंश अंश, ठीक है, जैसे कि अंश और अंश। ठीक है, अब दो शब्द हैं जो कि मतलब क्या होते हैं, शब्द युगम दे दिए, सुनने में एक समान से लगते हैं परंतु अर्थ अलग अलग होता है उनका। ठीक है, तो ये ऐसे शब्दों को आपने पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद वर्तनी का हमने बता दिया कि वर्तनी संज्ञा पढ़नी है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, ये सारे के साथ जो सामान्य व्याकरण है उसके संबंधित जो विषय आपको पढ़ना है। वाच्य, एक्टिव, पैसिव। ठीक है, आपको वाच्य परिवर्तन के लिए आ जाता है कई बार कि वाच्य परिवर्तन कीजिए। ठीक है, वाक्य में परिवर्तन कीजिए, एक्टिव पैसिव जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो इस विषय को भी आपने पढ़ना है। उसके बाद काल, समास हो गया, संधि हो गया। ठीक है, ये नहीं कि परीक्षा में संधि नहीं पूछेगी तो हम संधि छोड़ देंगे, समास नहीं पूछा गया तो समास छोड़ देंगे, संधि भी आपने पढ़नी है, समास भी पढ़ना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको हम बोलते हैं, या वाक्य अंश के लिए यहाँ पर एक वाक्य अंश होगा, उसकी जगह पर हमें एक शब्द लिखना है। ठीक है, तो वहां पर ये विषय को भी आपने करना है अच्छे से। मुहावरे होगी, लोकोक्तियां होगी, मुहावरे और लोकोक्तियां भी आपको पूछी जाती हैं। लोकोक्तियां, मुहावरे, अर्थ लिखकर उनका जो हमें क्या करना होता है, अर्थ लिखना होता है, अर्थ बताकर फिर वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो मुहावरे, लोकोक्तियां आपको पढ़नी है। उपसर्ग प्रत्यय हो गया, हिंदी भाषा के चिन्ह जिसको पंक्चुएशन बोलते हैं, हिंदी भाषा के चिन्हों को। ठीक है, शब्द, कई बार शब्द वहां पर वाक्य अशुद्धि पूछ लिया जाता है, शब्द अशुद्ध, वहां पर वाक्य में क्या अशुद्धि है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य छांटिए, स्पेलिंग भी गलत हो सकते हैं, वर्तनी भी गलत हो सकती है। और अगर वहां पर जो है, जो वहां पर भाषा के चिन्हों का, ठीक है, जो हमारे पास चिन्ह होते हैं, भाषा के चिन्ह, ठीक है, उनका प्रयोग नहीं किया गया है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, कोष्टक, इन चिन्हों का अगर सही स्थान पर प्रयोग नहीं किया गया है तो वहां पर क्या हो जाता है, तो वहां पर गलती हो जाती है, तो वो भी वाक्य अशुद्धि गिनी जाती है। तो इसके लिए वाक्य अशुद्धि, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य के अंतर्गत, तो वाक्य अशुद्धि के लिए आपको वहां वाक्य चिन्हों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, काव्य रस का विषय आपको पढ़ना है, काव्य रस, काव्य गुण, काव्य के दोष कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए काव्य रस, आप बोलेंगे काव्य रस कहाँ पे पूछा जाता है, तो काव्य रस का अगर आपको काव्य से संबंधित ज्ञान होगा तो जब आपको जो आपको वहां पर पद्यांश दिया जाता है तो उस पद्यांश को आप तभी अच्छे से जो है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि काव्य में, काव्य की रचना में कौन कौन से गुण होते हैं, दोष क्या क्या होते हैं, किस कारण जो काव्य जो है वो कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं काव्य में। तो इस चीज को जब आप ज्ञान होगा तो आप जो है वहां पर व्याख्या करने में आपको सर यहाँ से सहायता मिलेगी कि कविता की व्याख्या किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार से कविता में कौन कौन से रस होते हैं, श्रृंगार रस कौन सा होता है, हास्य रस कौन सा होता है। क्योंकि जब आप कविता की व्याख्या वहां पर जो पद्यांश की व्याख्या करेंगे तब आप उसमें लिख सकते हैं, अगर आप वहां पर लिखते हैं कि ये जो पूरे का पूरा यहाँ पर जो पद्यांश दिया गया है इस रस से पर आधारित है, ठीक है, इस रस पर, हास्य रस पर आधारित है, श्रृंगार रस पर आधारित है, तो ये आपको अच्छे अंक दिलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये हो गया पद्यांश गद्यांश व्याख्या, और निबंध लेखन हमारे पास आ गया। ठीक है, कि निबंध लेखन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि निबंध लेखन के लिए आपको क्या करना है, पद्य के लिए, गद्यांश के लिए आपको क्या करना है, जो समाचार पत्र पढ़िए, किसी भी किताब से कोई भी एक पैराग्राफ पढ़िए, उसको परिवर्तन कीजिए हिंदी में, अंग्रेजी का एक कोई भी ऐसे ले लीजिए, ठीक है, उसको हिंदी में परिवर्तन कीजिए, कविता ले लीजिए, कोई कविता की व्याख्या कीजिए। ठीक है, कविताएं आपको बहुत सी नेट पे मिल जाएगी, उन कविता को पढ़िए और उसको सरल भाषा में लिखने का प्रयास करें, अभ्यास करें।
ठीक है, उसमें जो त्रुटि आती है उस त्रुटि को जांचें, स्वयं जांचें, तो आप वहां पर इस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये विषयों को हमने पढ़ना कैसे, योजना क्या बनाए। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक समय सारणी। ठीक है, कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपको एक समय सारणी की आवश्यकता है। ठीक है, जिसको आप टाइम टेबल बोलते हैं, टाइम टेबल आपने बनाना है। ठीक है, आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। विषय जैसे कि मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे विषय आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि दूसरे विषय भी आपको पढ़ने हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, तो इन विषयों को हम कैसे पढ़ेंगे, आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, जैसे रोज के 10 मुहावरे पढ़ लिए। ठीक है, 10 मुहावरे पढ़ लिए, 10 लुकोक्तियां पढ़ ली। ठीक है, 10 मुहावरे 10 लुकोक्तियां, कि सोमवार को हम क्या करेंगे, 10 मुहावरे 10 लुकोक्तियां, मुहावरे और लुकोक्तियों से संबंधित हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक दिन गद्यांश पद्यांश के लिए रख लीजिए, कि गद्यांश से गद्यांश पद्यांश व्याख्या, ये सारे का सारा एक दिन हम क्या करेंगे, 2 घंटे सिर्फ गद्यांश पद्यांश से संबंधित प्रश्न अभ्यास करेंगे, लिखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, ठीक है, फिर एक दिन आप क्या करेंगे, टाइम टेबल बनाइए, उसमें हमने क्या करना है कि हम 5 शब्द, हिंदी के कोई भी 5 शब्द लेंगे, या 10 शब्द लेंगे, 20 शब्द लेंगे। ठीक है, तो 20 शब्द जब आप लेंगे, ठीक है, आपके पास कितने शब्द हो गए, रोज के 20 शब्द हो गए। ठीक है, 20 शब्द आपने लिए, 20 शब्दों को आपने क्या किया, लिख लिया। ठीक है, आपने क्या किया, 20 शब्दों को इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, 20 शब्द लिख लिए, फिर उन 20 शब्दों का देखिए, उन 20 शब्दों का विलोम देखिए। ठीक है, 20 शब्दों का विलोम क्या है, उनका विलोम क्या होगा। ठीक है, उन 20 शब्दों का विलोम क्या होगा। उसके बाद जो आपने जो 20 शब्द लिए हैं, ठीक है, हर एक शब्द का आप विलोम देखेंगे। ठीक है, विलोम देखिए, उसके बाद पर्यायवाची देखिए, उसी शब्द का पर्यायवाची देखें। ठीक है, पर्यायवाची देख लिया आपने। ठीक है, पर्यायवाची देख लिया, उसके बाद क्या करेंगे आप, विलोम पर्यायवाची देख लिया, उसके बाद उन्हीं शब्द को मुहावरे में प्रयुक्त कीजिए। ठीक है, उसकी बर्तनी देखिए, बर्तनी लिखने का अभ्यास कीजिए, शब्द कठिन शब्द ले लीजिए, बर्तनी शुद्ध देखिए, विलोम, उसके बाद आपका पर्यायवाची हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से एक शब्द लेके उसको हर एक जो आपके विषय हैं उनसे संबंधित जो भी, जैसे बर्तनी होगी आपकी, बर्तनी होगी, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, ठीक है, वाक्य अशुद्धि हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आप वहां पे शब्द युगम में उससे जो उसके जैसा और कौन सा शब्द हो सकता है जो सुनने में एक जैसा लगे, दोनों के अर्थ में क्या क्या अंतर है, इस प्रकार से आप 20 शब्दों के पूरे का पूरा 20 शब्दों का आप क्या कर दें, विश्लेषण कर दें। जो 20 शब्द हैं उनका आपको क्या करना है, विश्लेषण कर देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, विश्लेषण कर देना है, कि पूरे का, जिसको आप एनालाइज बोलते हैं, एनालाइज कर देना है पूरे के पूरे शब्दों को, विश्लेषण कर देना है इन 20 शब्दों का, कि 20 शब्दों का विश्लेषण हो गया हमारे पास, कि हमें इन शब्दों के बारे में किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो हम उसको लिख सकें। ठीक है, इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। लेखन कौशल का मैंने बताया, निबंध का आपने अभ्यास करना है, तो निबंध क्या है आप क्या करें, अंग्रेजी में कोई निबंध पढ़ें, उसको हिंदी में परिवर्तन करें, इससे आपके ट्रांसलेशन भी होगी, और साथ में हिंदी अंग्रेजी का लिखा हुआ निबंध आप अंग्रेजी में पढ़ें, उससे हिंदी में परिवर्तन करें, तो आपका ट्रांसलेशन भी हो रही है साथ साथ, और आपका अभ्यास हो रहा है साथ में उस निबंध के संबंध में। जैसे एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अंग्रेजी में पढ़िए। ठीक है, अंग्रेजी में आपने पढ़ा, उसको बाद हिंदी में उसको परिवर्तन करके खुद लिखिए। कोई भी अंग्रेजी से पैराग्राफ उठाया, उसको हिंदी में परिवर्तन कीजिए। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने बोला, कविताएं देखिए, कहीं से भी कोई भी बुक ले लीजिए, 10वीं जो 10th की जो आपको जो मेन कोर्स में लगी थी, ठीक है, तो उसमें जो कविताओं की किताब ले ली, उसको परिवर्तन कीजिए, उसको ट्रांसलेशन, उसको व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करनी है, संपूर्ण तैयारी करनी है। ठीक है, तो जो विषय है जिससे कि आपको यहाँ पर जो बताया गया है, इन विषयों को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, सारी की सारी चीजें जो है अभ्यास पर ही आधारित है। आप बोलोगे एक दिन में हो जाएगा,
2 दिन में हो जाएगा, तो ये नहीं है। अभ्यास, आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे हिंदी के लिए, आपको क्या है कि आपके पास शब्द भंडार होना बहुत अनिवार्य है। शब्द भंडार कैसे होगा? जितना ज़्यादा आप हिंदी को पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी को जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको जो ज्ञान, इससे संबंधित विषयों से संबंधित ज्ञान, आपको शब्द भंडार बढ़ता जाएगा, उतना अच्छा आप लिख पाएंगे, ठीक है। अशुद्ध, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतनी ज्यादा आपकी गलतियां निकलेंगी और उन गलतियों में आप सुधार कर पाएंगे। अगर आप लिखेंगे नहीं, लिखने से बचेंगे, तो आपका लेखन कौशल विकसित नहीं होगा, आप लिख नहीं पाएंगे, आपकी लिखने की गति नहीं बढ़ेगी, तो आप परीक्षा अपनी पूरी नहीं कर पाएंगे और गलत लिखेंगे, ठीक है। अपनी हैंडराइटिंग की तरफ ध्यान देना है कि जो भी आप लिखें वहां पर साफ साफ लिखें, ठीक है। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ना हो कि आपको उस विषय के संबंधित पूर्ण ज्ञान है, परंतु जब आपने लिखना आरंभ किया तो जो है, जो वहां पर अध्यापक जो आपका पेपर, जिसको जो आपके पेपर को चेक करेगा, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आपने क्या लिखा है, तो वो क्या आपको अंक देगा? तो आपने जो भी लिखना है साफ लिखना है। तो साफ लिखने का अच्छी जो हैंडराइटिंग है वो आपकी कैसे होगी? जब आप लिखेंगे, लिखने का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो इन बातों को आपने ध्यान में रखना है। इस प्रकार से टाइम टेबल बनाइए, विषयों को बांट लीजिए कि एक दिन में हम इन 3 विषयों को पढ़ेंगे, एक दिन में 3 विषयों को पढ़ेंगे, एक दिन में 3 विषयों को पढ़ेंगे। तो ऐसे करते करते आपको क्या करना है कि उन विषयों से संबंधित संपूर्ण जो चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है जी। तो दोस्तों, इस प्रकार से नीति बनाइए और तैयारी के लिए लग जाइए। अभी आपके पास समय है, ठीक है, कि चांसेस हैं ज़्यादातर कि मई में ये एग्ज़ाम आपका प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा। जब आपका प्री हुआ, प्री के बाद ही मेंस आएगा। प्री की डेट आ गई तो साथ में मेंस की तैयारी भी आपने साथ साथ ही रखनी है। ये नहीं कि सिर्फ प्री की तैयारी करें, मेंस भी साथ साथ में तैयार करते रहना आपको, ठीक है। कि जब अगर आपके पास मेंस के लिए कम समय मिला है तो आप जो है आपकी तैयारी पहले से हो, अभी से तैयारी में लग जाइए। सभी विषयों को पढ़िए, विषयों को डिवाइड कर लीजिए। नहीं तो कि एक दिन हम, ठीक है, जीएस पढ़ेंगे, एक दिन हम इंग्लिश पढ़ेंगे, एक दिन हम क्या करेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, पूरा दिन तो उन विषयों को, पूरा विषयों को पढ़िए, ठीक है। इस तरह से भी आप रणनीति बना सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की रणनीति है, तो परंतु जो है मुख्य क्या कि रणनीति, जिसको आपने बोलना है कि आपको नीति बनानी है कि अलग इस जो हम जिसको बोलेंगे कि ये जो परीक्षा है आपकी रण है, ठीक है। रणभूमि में जो तैयारी के साथ जाते थे, तो इस परीक्षा में भी आपको तैयारी के साथ जाना है। जैसे रणनीति बनाई जाती थी युद्ध में लड़ने के लिए, उसी प्रकार से आपको भी नीति बनानी है और किस प्रकार से आपको पढ़ना है वो भी आपको यहाँ पर देखना है, ध्यान देना है, ठीक है। विषय आपको बता दिए गए हैं, इन विषयों को आपने विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो मैंने आपको यहाँ पर एक नीति बनाने के लिए कहा है, किस प्रकार से कौन कौन से विषयों को हमने पढ़ना है, ठीक है। तो ग्रामर की बुक आप सीबीएसई 10th की, +2 की, या फिर आप जो है कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी ग्रामर ले सकते हैं, ल्यूसेंट की ले लीजिए, ठीक है। किसी भी प्रकार की ग्रामर आप ले सकते हैं, उसमें से आप जो अपनी तैयारी आरंभ कर सकते हैं। सिविल स्टैप के नोट्स आपके पास हैं, उनको आप ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स बनाए गए हैं, उनमें आपको जो सारे के सारे विषयों के संबंध में ज्ञान दिया गया है। तो कहीं से भी आपको सामग्री लेकर उसको पढ़ना आरंभ करना है, ठीक है जी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।